आज भारत के रियल रिफॉर्म्स पर चर्चा करने के लिए एपिसोड हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देश है हमारा, आज हमारा भारत देश, ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एजुकेशन, कहें हंगर इंडेक्स भी जो हर साल सामने लाया जाता है इसमें, जिसमें भारत की पोजीशन बताई जाती है, तो ये तमाम जो चीजें हैं इसमें रिफॉर्म्स की बात जो है वो हर बार प्रशासन द्वारा की जाती है, सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तविक ये जो मुद्दे हैं इन पर एक्चुअल पिक्चर क्या है इसे समझने की जरूरत है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 75 साल पहले जिन वायदों के साथ देश को बुना गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन बातों को उकेरा गया था, वो वायदे क्या वाकई पूरे हुए हैं और आज भारत उन पर कहां खड़ा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए देश के असल मुद्दों पर जब बात हो रही है तो जमीन से जुड़े मुद्दों और तथ्यों पर बात करके अपनी स्पष्ट राय रखने वाले सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। सर, भारत में वास्तविक सुधारों पर आज चर्चा हो रही है और जैसा हम कह रहे थे कि देश को देखिए इसी तरीके से बनाने का सपना, वायदा पूरा किया, वायदा जो बनाया गया था, वायदा जो किया गया था देशवासियों से 75 साल पहले, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र उसी की बुनियाद पर बना था। लेकिन आज वास्तविक स्थिति क्या है इन रिफॉर्म्स को लेकर? व्हाट आर द पॉलिसीज और उस पर काम किस तरीके से हो रहा है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को जो आपने पढ़ा कि हमारा सोशलिस्ट रिपब्लिक भारत के तौर पे हम इसको एक देश के तौर पे विकसित करने वाले थे, लेकिन आज का दौर देखेंगे आप, पूर्णतः हम लोग चल पड़े हैं कैपिटलिज्म की तरफ, और कैपिटलिज्म भी एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिज्म है। ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म अपने एक अच्छे फॉर्म में हो यहाँ पे। और जो सोशलिज्म का हमने वादा किया था उससे धीरे धीरे सरकार वॉकआउट कर रही है। आपने देखा रिसेंटली मोदी सरकार ने बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको या तो सेल आउट किया है या उसमें पीपीपी मॉडल के तहत जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया है बहुत बड़े लेवल पे। और धीरे धीरे जो सरकारी सिस्टम था, सरकारी तंत्र था, वो कमजोर होता जा रहा है और उनके बदले में कॉर्पोरेशंस यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे आ रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बीएसएनएल के बारे में जरूर सुना होगा। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी थी जिसकी आउटरीच पूरे देश में थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके पास, और सभी किस्म के इक्विपमेंट, किस्म के सब उसके पास होते। आज तक वो 4G सर्विसेज इंडिया में नहीं कर सकते। अच्छे रीजन यही है कि प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे पोस्ट बनाना था, जैसे रिलायंस अभी आप देख रहे हैं सब जगह पे छाया हुआ है, तो रिलायंस जियो को फायदा पहुंचाने के लिए ये नहीं किया गया। मेरे बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी बीएसएनएल में काम करते थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी सरकार नहीं चाहती कि हम 4G यूज कर लें। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि हर गांव में, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह पे बीएसएनएल के टावर हैं, फिर क्या 4G लॉन्च नहीं हुआ है। सीधा सीधा मतलब है कि जो प्राइवेट उनको फोरफ्रंट पे लाने के लिए ऐसा किया गया है। तो हर जगह से जब सरकार पकड़ाउट करे तो उन इदारों को जहां पे 100% लागू हो सकते थे, रिजर्वेशन लागू हो सकता था, गरीब गुरबों को नौकरी मिल सकती थी, डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लोग को अप्लाई, वो सारे एवेन्यूज बंद हो रहे हैं, जो अपने आप में बहुत दुखदाई भी है। और हम देख रहे हैं सरकार जिस आउट करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हो सकता है कि 10 साल बाद में लोग बोलेंगे भाई जो गवर्नमेंट में जो लीडर हमारे सामने दिखते हैं उनके बजाय सीधा कॉर्पोरेशंस को ले आइए ना, इनको भी क्यों मीडिएशन में ला के रखा हुआ। सर, आपने रसूखदारों के साथ इस कहें आपने जो प्रतिक्रिया आपने रखी उसी के साथ आपने अपनी बात की शुरुआत भी की है।
लेकिन मैं यहाँ पर एक एक करके हर फैक्टर्स की बात करना मैं जरूरी समझती हूँ। तो ये शुरुआत जो है मैं वो भारत में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के साथ शुरू करूंगी, क्योंकि देखिए एनएसओ उसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं, उसकी रिपोर्ट कहती है कि भारत में प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम जो है वो दोगुनी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सत्ता में आने के बाद प्रति व्यक्ति की जो कमाई है वो दोगुनी होकर 1,72,000 रुपए हो गई है। पिछले 9 सालों में प्रति व्यक्ति की जो आय है उसमें 99% का इजाफा हुआ है एज पर दिस रिपोर्ट। और इस दौरान वास्तविक मूल्य यानी कि स्थिर दाम पर कैपिटा इनकम 35% बढ़ी है। ये जो बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं ये क्या है, लेकिन इसके साथ साथ जो विशेषज्ञ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये भी कहते हैं कि हालांकि अगर आप महंगाई दर को ध्यान में रखकर आंकड़ों को देखें तो ये जो बढ़ोतरी है वो बेहद कम है। तो वास्तविक संदर्भ की जब हम बात करते हैं, क्या हम कहें कि संभवतः इससे भी कम होगी? देखिए, जो प्रति व्यक्ति आय और जो आंकड़ों का खेल होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ में 50 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम अरबों रुपया में है, और उनकी जो इनकम है वो एवरेज कर दी जाती है, और उससे मेरी इनकम और एक जो स्वीपर है या मेरा पड़ोसी जो प्रेस वाले हैं उनकी भी इनकम हजारों या लाखों रुपए में दिखेगी। उससे वो एक एवरेज है, उससे मस्मराइज होने की जरूरत नहीं है। वो मुट्ठी भर लोगों की इनकम है और उसको एवरेज करते हैं तो इतना बड़ा डेटा दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत अच्छी हो गई है। अगर आप नौकरियों का हिसाब किताब देखें, प्रति जो हरियाणा में अभी सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में 28 या 29% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं हरियाणा जैसे स्टेट में, जो दिल्ली के चारों ओर फैला हुआ है। बाकी स्टेट में भी कोई बहुत अच्छा हालत नहीं है। तो अगर इतनी बड़े लेवल पे बेरोजगारी है, महंगाई इंडेक्स का अगर आप बात करेंगे तो उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं बढ़ी है सैलरी। जैसे मुझे याद है कि 2014 में शायद 510 या 508 रुपए का सिलेंडर होता था, अभी सिलेंडर हो गया लगभग 1200 रुपए का। अगर आपने 3 गुना लगभग दाम बढ़ा दिए हैं या 2.5 गुना दाम बढ़ा दिए हैं चीजों के, और उसके मुकाबले में आपका 10% 20% अगर सैलरी बढ़ भी गया है तो उससे कुछ फायदा नहीं, नुकसान ही हुआ है। और जो पैसे का डीवैल्यूएशन हो रहा है, जितना सामान हम 2014 या उससे पहले खरीद पा रहे थे मान लो 100 रुपए में, आज 100 रुपए में उससे आधा सामान भी नहीं आ रहा है। हर चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, रसोई गैस, आप किसी भी चीज का दाम उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कि आप एक ईयर ले लीजिए जिससे पहले और आज को आप कंपेयर करें, सपोज हम मोदी गवर्नमेंट का ही कंपैरिजन करें, तो आप पाएंगे कि महंगाई लगभग 200 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन सैलरी तो 200 गुना नहीं बढ़ी है ना। तो जब आप रियल लाइफ में जाके देखेंगे लोग क्या फेस कर रहे हैं, कैसे फेस कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे देश में लगभग 20 लाख टीचर्स की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। हर स्कूल में, कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में बहुत पैमाने पे भर्तियां नहीं हो रही हैं। इसका तो ये तो नहीं कि हमने एडमिशन लेने बंद कर दिए हैं, हम एडमिशन ले रहे हैं, स्टूडेंट को डिग्रियां बांट के बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन जब आधे से कम टीचर होंगे या उससे भी कम टीचर होंगे तो आप सोच सकते हैं कि किस किस्म के स्टूडेंट निकालेंगे। जैसे मेरे डिपार्टमेंट की बात करें कि 18 टीचर की सैंक्शन पोस्ट है, टीचर मात्र 3 बचे हुए हैं। मेरी यूनिवर्सिटी 700 से ज्यादा प्रोफेसर्स की पोस्ट खाली पड़ी, उनकी फिलअप होने के भी कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं। और ये एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज का नहीं बता रहा हूं मैं, पूरे देश में यही हाल है। अब पंजाब के देखेंगे 20-20 साल से तो भर्तियां नहीं हुई है, बहुत सारी जगह पे हुई है, तो 150 टीचर पूरे अपना स्टेट के लिए भर्ती किए गए हैं। तो इतना कम जो रोजगार का रेशियो है, उससे तो हमारा इंस्टीट्यूशन प्रोमिसेस किए गए थे कि सोशल जस्टिस लेके आएंगे, इक्वालिटी लेके आएंगे, लिबर्टी लेके आएंगे, फ्रेटर्निटी लेके आएंगे, वो सब नहीं होने वाला है। क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का काम है पैसे बनाना और उसके बाद में गायब हो जाना, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं। इंडिया में अगर प्रेशर्स में देखें तो टाटा को छोड़ के मुझे कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट नजर नहीं आता है जो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा हो।
आप टाइप देख सकते हैं कि सरकारी इंस्टीट्यूशन के लोग भी सड़कों पे खड़े थे, सब जगह पे हेल्प करने के लिए लोगों के लिए तैयार थे। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे, क्यों उनके लिए तो वो टाइम नहीं था, तो अपनी दुकानें बंद करके, अपने इंस्टीट्यूशन बंद करके वो साइड में बैठे हुए थे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फार्मास्यूटिकल को पैसा बन रहा था, और तमाम सारे जो मास्क बेचने वाली कंपनियां हैं और सैनिटाइजर और छोटे छोटे इक्विपमेंट और ये सब बेचने वाले थे, उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी। उन्होंने लाखों गुना प्रॉफिट बनाया है। 5 रुपए वाली चीज को 500 रुपए में उन्होंने बेचा है, तो वो मैदान में थे, क्योंकि उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो जब आप मार्केट के हवाले लोगों को कर देंगे, तब लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो नहीं बढ़ने वाली है। ओके। मार्केट काम है एक्सप्लॉइट करना, पैसे किसी भी तरीके से लोगों से निकालना और वो मुट्ठी भर लोगों की जेब में रख देना। प्रोफेसर साहब, फिर तो दो बातें हुई कि जिस तरीके से आज हम ये बात रख रहे हैं, या तो फिर लोगों का रिफॉर्म्स के नाम पर फिर लोगों का अभी तक इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अभी तक नहीं सुधरा है, और इसका खामियाजा जो है वो जनता भुगत रही है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, सिर्फ रसूखदारों को छोड़कर। या फिर दूसरी बात यह है कि शासन का जो कहें है स्तर बेहतर हो रहा है, या फिर उनका स्तर गिर रहा है, उसकी वजह से हम ये जो खामियाजा है वो भुगत रहे हैं।